Hello everyone, welcome back to the channel. This video is part 3 related to genetic disorders topic. पार्ट 1 और 2 में हमने ओवरव्यू और वी कैन से मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड उनको कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है, जिनके अंदर हमने वेरियस टाइप के जो डिसऑर्डर्स है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, रिसेसिव एंड डोमिनेंट, उनके फीचर्स कौन कौन से हैं वो सब देख लिए थे। आज हम सिंगल जीन डिसऑर्डर की बात करें। सिंगल जीन डिसऑर्डर के अंदर ही आपके एक्स लिंक्ड, देन वाई लिंक्ड एंड ऑटोसोमल जीन्स, ऑटोसोमल लिंक जो डिजीज़ हैं वो आती हैं, लेकिन इनको हम सेपरेटली कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहती हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हमारे। जैसे कि सबसे अगर हम पहले बात करें सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होती क्या है। अगर सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, या तो प्रोटीन जो बनेगा उस पर्टिकुलर जीन से वो अल्टर्ड होगा या फिर कंप्लीटली मिसिंग ही होगा। सो ओवर 4000 ह्यूमन डिजीजेज आर कोज्ड बाय सिंगल जीन डिफेक्ट्स, एक सिंगल जीन के कारण। तो हम देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं सिंगल जीन के ही, देन क्रोमोसोमल होंगे, देन मल्टीफैक्टोरियल भी होंगे, तो सभी को कवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके केसेस ऐसे हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल डिजीज़ है, ये सब हो गई। सबसे पहले जो हमारा डिसऑर्डर आता है वो आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, व्हाट आर द फीचर्स, इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कैसे, बेसिकली क्या होता है, पीपल इनहेरिट अ डिफेक्टिव जीन ऑन द क्रोमोसोमल नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर जो 7 हमारा होता है उसके ऊपर एक डिफेक्टिव जीन होता है जिसे कि वो इनहेरिट करते हैं, जिसमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसे CFTR जीन कहा जाता है। अब इस जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा होगा, वो नॉर्मली हेल्प करता है सोल्ट को रिटेंशन में, सोल्ट का इन एंड आउट में। कोई भी एक सेल है उसमें NaCl जो है वो क्या होता है, आता जाता रहता है, बाहर आता है अंदर जाता है। तो अगर ये जीन होगा तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन क्या होगा, डिजीज़ वाली कंडीशन है तो वो कैसा हो जाएगा, वो डिफेक्टिव जीन हो जाएगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। NaCl जो है वो प्रॉपरली अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल सर्टेन अ प्रोटीन एक्स वो बना, डिफेक्टिव प्रोटीन है ये जो कि CFTR डिफेक्टिव जीन से बना है। देन क्या होगा, एक थिकी म्यूकस जो है वो सेल के आउटसाइड जो है वो म्यूकस जो है वो सीक्रेट हो जाएगी, बनने लग जाएगी। लंग सेल्स के ऊपर होगा ये केस, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, म्यूकस जो है वो एयरवेज जो होते हैं लंग्स में उनको क्लॉग करने का काम करेगी, हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स जो वो देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो आती है दैट इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो इंक्रीज कर देती है म्यूकस। एज अ रिजल्ट म्यूकस और भी क्या काम करती है, पेनक्रियाज के अंदर कुछ डक्ट्स को ब्लॉक करने का काम करती है। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएंगे और एज ए रिजल्ट अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे, और रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही इससे जो है वो अफेक्ट होते हैं। सो दिस इज़ द क्रोमोसोम नंबर 7, CFTR जीन जो है वो जो आपकी Q आर्म है क्रोमोसोम की उस पर लोकेटेड है। दिस इज़ द P आर्म, तो उस पर जो है ये लोकेटेड होती है। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ आती है जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज़ द गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली बॉडी में हमारे जैसे लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो वो टूटता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। एक एंजाइम होता है गाल्ट एंजाइम जो इसको लैक्टोज को गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस डिजीज़ में दैट इज़ गैलेक्टोसोमिया में क्या होगा, ये मिसिंग होगा। एज अ रिजल्ट इट हेल्प इन फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ गैलेक्टोज, जैसे कि हमने बात करी, तो क्या होगा, टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो सेल में बिल्डअप होने जाएंगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उस पर इसकी लोकेशन होती है, अलॉन्ग विद दैट गाल्ट जीन जो है वो आपका P आर्म के ऊपर जो है वो लोकेटेड होता है। इतनी स्पेसिफिकेशंस जो है वो ज़्यादा है, काफ़ी है।
नेक्स्ट हमारी आती है अनदर डिसऑर्डर दैट इज़ द SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। बहुत ही रेयर होती है और पोटेंशियली फेटाल होती है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। एज अ रिजल्ट एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इन्फेक्शंस, डेडली इन्फेक्शंस जो है उनके जो है प्रति वल्नरेबल हो जाता है, रिस्की जो है वो हो जाता है। सो SCID X1 जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है जो कि X क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। हम कह सकते हैं कि X लिंक डिसऑर्डर है। ओके तो ये X क्रोमोसोम के ऊपर रिलेटेड है। ये एक और उसका जीन होता है, वी कैन से एक रिसेप्टर उस जीन का प्रेजेंट होता है, दैट इज IL2RG जीन। ये जीन, अब हमें पता है जीन से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। एक प्रोटीन को एनकोड करते हैं दैट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट अ रिसेप्टर, वो उस एक रिसेप्टर का बनाने का काम करते हैं, दैट इज़ दिस रिसेप्टर, जो कि इसकी फुल फॉर्म है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये जो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है इम्यून सेल्स का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स के। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है जो B और जो T सेल्स होती है उनको आपस में कम्युनिकेशन के लिए, कि आपस में इन दोनों की जो कम्युनिकेशन होना है वो इसी रिसेप्टर के थ्रू होना है। लेकिन अब क्या हुआ, रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन आ गया, और म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ, ये रिसेप्टर इम्यून सेल से अब्सेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट B और T सेल के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट नॉट इनफ, और क्या होगा, T और B सेल्स इनफली प्रोड्यूस नहीं होंगी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी, और अगर वो प्रोड्यूस नहीं होंगी तो क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस दैट इज़ द ब्रेन इन्फेक्शन, सेप्सिस ब्लड का इन्फेक्शन, लंग्स के इन्फेक्शन को न्यूमोनिया कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारी आती है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज बेसिकली आपकी बायोकेमिस्ट्री में है ना, जो है वो ज़्यादा डिटेल में है, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरव्यू जो है हमें देखना है, दैट इज़ RBCs को अफेक्ट करेंगी। जैसा कि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सब यूनिट हीमोग्लोबिन में देखने को मिलती है, दैट इज़ अल्फ़ा एंड द बीटा। अब क्या हो जाता है, क्रोमोसोम 11 जो है उसके जीन पे म्यूटेशन हो जाता है, जो कि बीटा सब यूनिट के लिए कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनेगा, RBCs रिजिड हो जाती है, कनकेव शेप या फिर शिकल शेप की हो जाती है, और ये जो डिजीज़ है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है जब क्या हो, बोथ पार्टनर्स आर कैरियर, दैट इज़ हेट्रोजाइगस केस जब होगा उनके अंदर, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। पेडिग्री एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम सारी कंडीशंस जो हैं वो देख लेंगे एक पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन क्या है, नॉर्मल पेरेंट्स। हेट्रोजाइगस जो कि कैरियर होगी, इनमें सिकल सेल वाला ट्रेट जो है वो होगा, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो ये अफेक्टेड वाले केस होंगे, तो ये पर्टिकुलर इनकी कंडीशंस होंगी। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ जो होती है सिकल सेल अनीमिया में वो क्या होती है, अगर हम बायोकेमिकली देखें तो ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वैलिन के जो है अमीनो एसिड उसके साथ में एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, दैट इज़ ये 6th पोजिशन है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन आफ्टर म्यूटेशन क्या हो जाएगा, वैलिन जो है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती है डिजीज़ दैट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अगेन 2 तरीके की होती है, रॉयल हीमोफीलिया एंड क्रिसमस हीमोफीलिया। जैसा कि हमने देखा था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें अफेक्ट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ अगर ये कंडीशन है तो नॉर्मल फीमेल, देन हेट्रोजाइगस फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल, नॉर्मल मेल, हीमोफिलिक मेल, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मेन यहाँ पे क्या है, हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज़ एटलीस्ट अ कैरियर, और फादर जो है उसका हीमोफिलिक होना जरूरी है, तभी ये कंडीशन जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारी आती है अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे एक जीन के अंदर म्यूटेशन होता है जो कि एक एंजाइम के लिए कोडिंग करता है, जिस एंजाइम का क्या नाम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक्चुअली करता क्या है, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनाइल पायरुविक एसिड में, और बाकी इससे रिलेटेड जो अदर डेरिवेटिव्स है उसमें वो कन्वर्ट होने लगेगा। कन्वर्ट होने के कारण क्या होगा, ये ब्रेन के अंदर इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, एज अ रिजल्ट मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है। यूरिन के अंदर भी ये एक्स्ट्रा जो है एक्सक्रीट होगा,
एंड ड्यू टू पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनी, किडनी इसको पुअर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल और एक पीकेयू पेशेंट में क्या डिफरेंस है। डाइटरी प्रोटीन हमने लिया, फिनाइल एलानिन वो टायरोसिन में कन्वर्ट हुआ, मेलानिन प्रोटीन्स डोपामाइन ये सब बनेंगे। पीकेयू पेशेंट में क्या होगा, फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ना कि टायरोसिन के अंदर। ये मेन डिफरेंस इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है द हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज जो है वो क्या है, डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स ऑफ ओके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व सेल्स का डीजनरेशन। ये एक तरीके की ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जिसको अपन पढ़कर आए हैं पार्ट 2 के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, 50% चांसेस होते हैं चिल्ड्रन के इस डिजीज़ को डेवलप करने के लिए, और जनरली 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज जो होती है उसमें इसके सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि नर्व सेल्स ही डिजनरेट हो रही हैं तो क्या होगा, स्वेलोइंग में दिक्कत आएंगी, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, मेमोरी, स्पीच और कॉग्निटिव लॉस आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत आएगी, चलने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के बाद में, दैट इज़ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी दो तरीके के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द न्यूमेरिकल। अब इसके अंदर आपका आता है एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मीन्स गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, एज अ रिजल्ट क्या होगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा। पॉलीप्लॉइडी में क्या है, इंक्रीज इन द होल सॉर्ट ऑफ द क्रोमोसोम, साइटोकाइनेसिस ऑफन फेल होने के कारण। ये ह्यूमंस में रेयरली देखने को मिलता है, और वीट्स प्लांट्स में जनरली वीट हो गया, मेज हो गया, उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें भी फर्दर कंडीशन होती है, जैसे कि नलिजोमी, 2n-2 मोनोजोमी, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ये केसेस जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इसके अंदर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, दैट इज इसको क्या कहेंगे, ट्राइजोमी 21 कहेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्लैट फेस देखने को मिलता है, अब नॉर्मली शेप्ड ईयर्स होंगे, टंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी, और मेन जो वो ये इसके साथ इशू जो है वो ये है कि इसके लिए कोई भी क्योर जो है वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी ट्रीटमेंट इसके लिए अभी तक जो है वो नहीं हो पाया है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या है, एक एडिशनल कॉपी मिलती है एक्स क्रोमोसोम की मेल में। नॉर्मली मेल कैसा होता है, एक्स और वाई, अब यहाँ डबल एक्स वाई, ओके, एंड मैनी मोर। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे फीचर्स जो होंगे वो मैस्कुलिन डेवलपमेंट जो है, लेकिन क्या होगा साथ में हमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। स्टीराइल होंगे वो मेल्स, मेंटली रिटार्डेड होंगे, और एज इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, गायनेकोमेस्टिया जो है वो बोला जाएगा। मेल्स 46 XY, फीमेल्स में क्या होते हैं 46 XX। अब अफेक्टेड में क्या हो जाएगा, अफेक्टेड में थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा 47 क्रोमोसोम्स, दैट इज डबल XY जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक का गायब होना, ओके, तो क्या होगा, फीमेल स्टेराइल होंगी, ओवरीज जो होंगी उनमें रूडिमेंट्री होंगी, वेल डेवलप्ड नहीं होंगी, ड्वार्फ साइज जो होगी उनकी हाइट जो होगी वो ड्वार्फ होंगी, मेंटली रिटार्डेड होंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनमें नहीं देखने को मिलेंगे। दिस कंडीशन इज द टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा आता है विलियम सिंड्रोम। विलियम सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, जो चाइल्ड के फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंट। अब बेसिकली क्या होता है, मिसिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर 7, एक जीन होता है इलास्टिन, उसकी जो है वो मिसिंग कंडीशन देखने को यहाँ मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, की एक सिंगल जीन का इन्वॉल्वमेंट ना होके बहुत सारे मल्टीपल जीन्स, एनवायरमेंटल कोजेज जो हैं उनका इफेक्ट यहाँ मिलके एक डिजीज़ कोज करता है। अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज एंड ऑल दीज थिंग्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्जाइमर ही है, जिसको हम देख लेते हैं। डिमेंशिया कोज करेगी, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है, ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनका जो है वो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन होता क्यों है, उनके अंदर एक प्रोटीन होता है TAU प्रोटीन, उसकी मेल फंक्शनिंग होने लग जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अल्जाइमर जो पेशेंट्स होते हैं, TAU प्रोटीन क्लस्टर टू फॉर्म डिसेबलिक टेंगल्स, वो गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो TAU प्रोटीन्स जो है वो बनाने लग जाते हैं। दे डिस्ट्रॉय द हेल्दी सेल्स अराउंड देम, और एज अ रिजल्ट अपने पास के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओवरऑल अफेक्टिंग द ओवरऑल फंक्शन। तो ये क्रोमोसोम नंबर 19 है, जिसपे आपका ये APOE4 जीन है, जिसके अंदर आपको
म्यूटेशन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो अभी डिस्कवरीज चल रही है कि इनको जो है वो ट्रीट किया जाए, एक हेल्दी जीन का इंट्रोडक्शन करवाया जाए। कम्प्लीटली तो नहीं, कोई डिफेक्टिव जीन है उसे कम्प्लीटली अभी क्योर नहीं किया गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करने से उसके इफेक्ट्स जो है एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के, जेनेटिक डिसऑर्डर के, वो कम हो पाएँ, एक पर्सन की जो लाइफ है वो ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो पाए। कंक्लूजन हम इस टॉपिक का यही लिख सकते हैं कि नॉट ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स डायरेक्टली रिजल्ट इन डेथ। सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो डेथ लेकर नहीं आते, बट देयर आर नो नॉन क्योर फॉर देम। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई क्योर नहीं है। कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो शो करते हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको फिजिकल सिम्टम दिखेंगे, आपकी मसल्स जो है वो काम करना बंद कर देगी, मूवमेंट लेग्स का, हैंड्स का वो स्टॉप हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी साइन नहीं देखने को मिलते एडल्टहुड तक, जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ है। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन है रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं हमने पार्ट 1 एंड 2 में जो है वो डिस्कस कर लिए थे। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। जेनेटिक डिसऑर्डर के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो है वो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इसके सॉल्व करेंगे। पूरी जो कैटेगरीज इनके जो चार्ट्स हैं, पेडिग्री चार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।